दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। दोस्तों आज की जो हम बात करेंगे सामुदायिक गणित की, जो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को कलेक्शन लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहुत जल्द देर ना करते हो, क्योंकि समय बहुत आपके पास कम होता है और ज़्यादा सीखना होता है। दोस्तों आप मुझे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर भी, वहाँ पर मेरे लाइव कोर्सेज होते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा नित्या क्लासेस 5170। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों हर तरह की स्टडी यहाँ पर होती है। अगर टेट की भी स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लाइव लेसन्स हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, विदाउट एड सब कुछ मिलेगा आपको। तो बहुत सारे और डायरेक्ट इंटरेक्शन लर्नर से मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर सभी लैंग्वेजेस में। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फी की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, ये फी की भी डिटेल है, अगर चाहें तो फी ले सकते हैं। ये आपके सामने फी डिटेल्स हैं, तो इनको लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगला पहला प्रश्न लेता हूँ अपना मैथमेटिक्स पेडागोजी का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर हम वो भी प्रश्न लेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, वो भी प्रश्न लेंगे जो आने के चांसेस हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया गया है। होप्स आप इसको पूरा एंजॉय करेंगे। दैनिक जीवन के कार्य हेतु अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है ये आपको बताना है इसका उद्देश्य। तो सभी जानते हैं ना दोस्तों कि गणित, अगर अंकगणित का हमें उद्देश्य प्राप्त करना है शिक्षण का, तो वो किसके लिए है? वो दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है, मजदूरी व्यवसाय के लिए भी होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी आता है, और उपरोक्त सभी तो नहीं। राइट आंसर इज 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? गणित की सबसे पहली विकसित शाखा कौन सी है? ए अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या ज्यामिति। तो राइट ऑप्शन दोस्तों अंकगणित, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान जोड़ना घटाना वो सिर्फ हमें अंकगणित में सिखाया जाता है, ये सब उसके बाद की शाखाएं विकसित हुई हैं। तो पहला आंसर ही इसका राइट होगा अंकगणित। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी हैं? 1 मनोवैज्ञानिक, 2 सांस्कृतिक, 3 सामाजिक या 4 आर्थिक। तो सभी जानते हैं ना, सबसे ज्यादा जो गतिविधि है जीवन में जिसमें गणित का प्रयोग होता है वो है आर्थिक, क्योंकि आप रुपए पैसे की गिनती सबसे ज्यादा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जितना भी हिसाब लगाना होता है वो सब क्या गणित के प्रयोग पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से सर्वाधिक गणित का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सभी के लिए गणित व्यवसाय। तो अब क्या गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? महत्वपूर्ण, 1 नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ये सभी। तो गणित का सामुदायिक महत्व है। महत्वपूर्ण किसके लिए? नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, या ये सभी से। तो ये तो पता लग गया होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्योंकि अगर हम गणित की बात करें तो नैतिकता यहाँ पर आ जाती है। नैतिकता कैसे? आप सपोज की शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर ने आपको 10 रुपए फालतू दे दिए, तो क्या करा आपने उसको वापस 100 रुपए कर दे दिए। नैतिकता आपकी है, क्योंकि आपने हिसाब लगाया, आपको पता लगा 10 रुपए ज्यादा है। समाज में हर किसी वर्ग में, चाहे वो छोटा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर जगह आपको गणित की आवश्यकता होती है। गणित ही ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि ईमानदारी दिखाई जा सकती है। सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे होता है? देखिए, अगर आप किसी भी सांस्कृतिक बात करें, जैसे हॉबबर्न ने भी कहा है कि जो गणित है वो सभ्यता का दर्पण है, संस्कृति का दर्पण है। वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि जितने भी मूर्तिकला, चित्रकला, हर जगह गणित का प्रयोग है, हर जगह रेखाओं का प्रयोग है। तो इसका मतलब क्या हो, हर जगह इसका प्रयोग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आपके सामने ये रहा, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? 1 ज्ञानात्मक, 2 भावात्मक, 3 व्यवहारगत या 4 क्रियात्मक। अगर गणितीय पद हैं उनको परिभाषित हम कर रहे हैं, सपोज करते हैं हमने लिखा 2 + 2 = 4 है, तो इसमें ज्ञानात्मक तो होगा ही होगा, भाव इसमें कोई नहीं होगा। लेकिन व्यवहारगत कैसे? यानी याद रखिए गणित एक व्यवहारिक विषय है जिसको हम डे बाय डे में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो व्यवहारगत कैसे? अब बच्चा नहीं समझ पा रहा इस बात को, आपको परिभाषित करना है। तो आपने कहा कि तुम्हारे पास 2 सेब हैं, तुम्हें 2 सेब और मिल गए, तो कितने सेब हो गए? 4। तो आपने गणितीय पदों को जो परिभाषित किया, आपने व्यवहार की चीजों से उसको परिभाषित कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? व्यवहारगत।
तो 5 का राइट ऑप्शन थर्ड है। समझ रहे हैं क्यों उसका सही है? देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको मिल जाएंगे, हर जगह बुक्स में मिल जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन बात क्या है कि उनका उत्तर सही कौन सा है। सबसे बड़ी बात होती है जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएं तो उत्तर सही कौन सा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए। लेकिन बाकी के 3 जो उत्तर हैं वो गलत क्यों हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको आने वाले प्रश्नों में हेल्प मिलती है और एक क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, गणित के विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है, वह कर लीजिएगा, गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसने दिया? न्यूटन ने, पियर्स ने, आइंस्टीन ने या आर्यभट्ट ने? इनमें से किसने कहा ये वाली बात कि गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो दोस्तों ये कथन है आइंस्टीन का, क्योंकि मैथमेटिक्स का जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था वहां मैंने पूरा बताया था आपको कि आइंस्टीन की परिभाषा क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या है? आइंस्टीन, थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? 1, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, या सुनीता धूप में सूखा रहे कपड़ों को गिन रही है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सब्जी खरीदने तो पैसे का लेन देन होगा, रुपए पैसे का गणित आया, बही खाता जांचने में भी गणित आया क्योंकि वहां भी हिसाब है। यहां पर सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, गिनना भी क्या है, वो भी गणित है। लेकिन राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहां पर गणित का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने लेता हूं, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है रहा, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्यों? 1, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। 2, बहुत सी सामाजिक प्रक्रिया गणित पर निर्भर होती हैं। 3, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। ये सभी। अब देखिए गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि गणित का शिक्षण व्यवहारगत होता है, सबको पता है, क्योंकि व्यवहारिक भाषा व्यवहार में सबसे ज्यादा हम गणित का प्रयोग करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया बहुत सारी गणित पर निर्भर होती है, सही बात है। और गणित में व्यक्ति में जो तर्कात्मक कौशल का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सही। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 लिखा है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन 8 का फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। 1, लेन देन में। 2, व्यापार व उद्योग में। 3, 1 व 2 दोनों में। या 4 इनमें से कहीं नहीं। तो सबसे ज्यादा गणित की जो समाज में आवश्यकता होती है वो कहां होती है, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए लेन देन में सबसे ज्यादा गणित यूज होता है, व्यापार एवं उद्योग में भी होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। राइट आंसर थर्ड होगा, 1 व 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? देखिए ये कहा था किसने कि अगर किसी देश की उन्नति और वृद्धि की बात करें तो उसकी संपन्नता उसके गणित पर निर्भर होती है, उसकी गणित की संपन्नता पर निर्भर होती है। तो राइट ऑप्शन किसका है? ये स्किनर, नेपोलियन, जीन पियाजे, किसी का नहीं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है नेपोलियन का। ये भी मैंने आपको समझाया था जब मैंने गणित की प्रकृति आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट किस किसने दिए हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं पहले ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों आपके सामने, ये रहा, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, किसमें निहित होता है सामुदायिक गणित? त्रिकोणमिति में, अंकगणित में, समाकलन में या अवकलन में? देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों 9th क्लास से आती है, 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है, जहां पर आप साइन कोस पढ़ना शुरू करते हैं। अंकगणित में क्या होता है? सामुदायिक गणित का सबसे ज्यादा निहित अंकगणित में होना चाहिए। समाकलन और अवकलन यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 11th क्लास से आते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी लेवल का गणित, तो सामुदायिक गणित की विशेषता कहां है? प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर क्या आता है? अंकगणित। तो राइट ऑप्शन ऐसे आप ढूंढेंगे, राइट ऑप्शन अंकगणित। वैसे भी सामुदायिक गणित जो होता है वो अंतर्निहित अंकगणित में ही होता है, और सबसे पहली गणित की विकसित शाखा भी अंकगणित ही है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने, ये रहा, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। क्या महत्व होता है? 1, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों, ये मूल्यों हैं, का विकास करना। 3, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। देखिए अब पाठ्यक्रम में जो गणित रखा गया है तो सबको पता है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान सर्वोपरि रखा गया है, तो बच्चों में सामाजिक गतिविधियों
कि सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बना होता, बिल्कुल सही। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना होता, ये भी बिल्कुल सही। नैतिक मूल्य मैंने बताया था अभी पीछे कि कैसे विकसित किए जा सकते हैं गणित के द्वारा। उसके बाद बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। बौद्धिक स्तर जो होगा बच्चे का गणित से ज्यादा ओपन होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो तार्किक है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके सामने ये रहा, गणित शिक्षण का महत्व है। क्या महत्व है? 1 विज्ञान में, 2 समुदाय में, 3 सिद्धांत एवं तर्क में, या 4 ये सभी। तो गणित शिक्षण का महत्व सबसे ज्यादा कहाँ माना जाता है? विज्ञान, समुदाय, तो सब मानते हैं ना। विज्ञान के, गणित के बिना विज्ञान अधूरा है। तो गणित शिक्षण का महत्व किसमें है? सबसे ज्यादा विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान गणित के बिना नहीं हो सकता। समुदाय में होता है, बिल्कुल सही बात है। सिद्धांत एवं तर्क में भी गणित का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये सभी ठीक हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके सामने ये रहा, आदर्श शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को क्या करती है? देखिए, खालिस्तान है के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। किसका योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक के लिए, गलत। समाज, देखिए वैसे फिट समाज ही बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि आदर्श शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो राइट ऑप्शन समाज ही मिल गया, बाकी तो उसमें कुछ आएगा नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आपको आंसर मिल गया होगा 2। अगला प्रश्न, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? कि गणित जो है तर्क सम्मत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, ये किसने कहा? देखिए, स्किनर की कोई परिभाषा मैंने आपको गणित में नहीं पढ़ाई, गप्पे की भी नहीं पढ़ाई और प्याजे की भी नहीं पढ़ाई, ये प्याजे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या? डटन। डटन की परिभाषा मैंने पढ़ाई थी आपको, कि डटन ने ये वाली बात बोली है कि गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह कथन डटन जी ने दिया था। तो राइट ऑप्शन डटन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। 1 परिचर्चा को आयोजन करके, 2 ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे, 3 जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर सके उसे अधिक अंक देकर, या 4 बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो क्या करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे उसे? देखिए, परिचर्चा का आयोजन करके तो वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बोलने में तो कठिनाई महसूस कर रहा, तो परिचर्चा में क्या करेगा? गलत ऑप्शन। ऐसे खेलों का आयोजन करें जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे, ये बिल्कुल सही हो सकता है आंसर अभी तक। जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो बोलना अभिव्यक्ति करेगा उसको ज्यादा अंक दे देंगे आप। लेकिन बच्चे का प्रॉब्लम कहां सॉल्व हुआ? और बच्चे को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते। देखिए, गतिविधि बहुत सारी होती है। अगर गतिविधि बात करेंगे यहाँ पर कि आपने टेस्ट दे दिया क्लास में, वहां बात बोलने की हो रही है, तो प्रश्न को आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि बोलने में कठिनाई हो रही है। गतिविधि तो कोई सी हो सकती है ना, टेस्ट हो सकता है और आपको कोई भी कॉपी करने के लिए हो सकता है। तो अब बात हो रही है इसको कठिनाई करनी है बोलने में, तो क्या करेंगे हम? ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। तो राइट ऑप्शन 16 का 2 करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेता हूं, आपके सामने ये रहा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपगम कौन सा है? कि आप सब जानते हैं, ये सबको पता है ना, कि जब किसी संख्या को आप भाग देते हैं तो उसने कहा कि शेष, नीचे शेष बचता है, जो शेष होता है वह हमेशा विभाजक से कम होता है। विभाजक ये हो गया और यहां पर हो गया भाजक, जिसको भाज्य करेंगे यहां उत्तर हो गया, तो हमेशा इससे कम होता है। तो कैसे समझाएंगे? 1 शाम पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम है, ये सही हो सकता है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, बिल्कुल गलत। भाग विधि को आप मौखिक रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। तो यहां पर आप बात समझा रहे हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थी की बात हो रही है। कक्षा को जरूर याद रखना है, यह वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। बिल्कुल सही बात, आप इस ऑप्शन का चूज करेंगे, क्योंकि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना, यानी आपने समूहीकृत कर दिया और यह दिखाना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं आती है वह विभाजक से कम होगी। तो राइट ऑप्शन इज 4, ये सटीक आंसर है। ये भी सही हो सकता था, लेकिन इससे ज्यादा ये आंसर इस पर करेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि कक्षा 5 तक बच्चा मानसिक रूप से गणित को पढ़ता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में कहानी हो जाएगी, इसलिए इसको जूनियर में होता तो सही होता। अगला प्रश्न, मनीषा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वह इसका उत्तर लिखें। 21/7 बराबर 2 क्या होगा, 2.1/0.7 बराबर क्या होगा, 0.21/0.07 बराबर क्या, ऐसे ही ये। तो अब क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर देखिए 21/7 है, अगर आपने क्या काम करा यहाँ पर, बराबर क्या आया 3, ऐसे ही आपने क्या लिखा 2.1/0.7, यानी आपने क्या काम करा, हर एक संख्या को इस 21 को 10 से भाग किया, इसको भी 10 से भाग किया, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर आप समान संख्या से भागे गुणा करेंगे तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये निकलता है। हमने अवलोकन ये वाला किया, तो वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से ये चाहते हैं कि विद्यार्थी का अवलोकन करें। क्या अवलोकन करें, देखते हैं। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाते हैं तो शेषफल समान है, भागफल समान रहता है, गलत। 10 की घात से हमेशा बढ़ाए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो शेषफल भी 10 की घात से घटता है, बिल्कुल सही बात है। या जब एक गुणज को दूसरे गुणज से 10 से विभाजित किया जाता है, दूसरे गुणज को 10 से गुणा किया जाता है तो गलत होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब एक भाजक को 10 से घटती है और दूसरी घात को बढ़ाते हैं तो ये भी गलत हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी बिल्कुल सही बात, जब उनको हम घटाते हैं 10 के गुणज से, 10 की घात -1 करा तो यह है ना, तो बिल्कुल सही होगा। बढ़ाने नहीं, हम घटा रहे हैं यहाँ पर पावर को, तो राइट ऑप्शन 2, जैसे मैंने आपको समझाया। तो राइट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, ये आपको बताना। तो टोटल कर लेंगे यहाँ पर आराम से इसका, तो लेकिन यहाँ टोटल नहीं करना है। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा क्या बताना चाहता है, 1 अन्य की सहायता करना, बिल्कुल नहीं। अन्य पुस्तकों के साथ की साझेदारी करना, बिल्कुल नहीं। 3 पुस्तकों की अच्छी तरह से देखभाल करना, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि यहां पर आप क्या करेंगे, पुस्तकों की देखभाल कर रहे हैं, गिनती निकालने हैं कि कितनी पुस्तकें सही हैं, तो राइट ऑप्शन 3। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, 19 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। अगर गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना है तो किस क्षमता को विकसित करता है। दंड आरेख को देखकर आंकड़ों को अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना, गणितीय समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, या गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो पता लग गया होगा ना, दंड आरेख नहीं होगा, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना, कम्युनिकेशन नहीं होगा, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन होगा संप्रेषण का मतलब। तो गणित समस्याओं को दूसरे के विचारों के लिए खंडन करना नहीं, तो गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित करना, संचित और स्पष्ट करके बताना ही इसका क्षमता का विकास करना होता है गणित की कक्षा में संप्रेषण का। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे प्रश्न, होप सो आपने इनको एंजॉय किया होगा। तो अगले प्रश्न से फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मुलाकात होगी नए लेसन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।